हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के सब्जेक्ट कोड CC9 जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट, इससे आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो है लॉक थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट, लॉक का गवर्नमेंट का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम आज आप लोगों के सामने अपने विचार रखेंगे। तो इस विषय को अध्ययन करने से पूर्व हम इसे अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए 4 भागों में विभक्त करेंगे। सबसे पहले भाग में हम इसकी भूमिका अथवा परिचय का परिचय देंगे। तत्पश्चात लॉक के राज्य की क्या विशेषताएं थी उस पर अपने विचारों को प्रकट करेंगे और तत्पश्चात हम सरकार के कार्य एवं उसकी सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे और अंततः हम उसका निष्कर्ष करके इस विषय को समाप्त करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। जॉन लॉक उदारवाद के समर्थकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। लॉक के उदारवाद की आत्मा कहा जा सकता है क्योंकि उसने अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन के सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान प्रदान किया है। लॉक का जन्म प्यूरिटन संप्रदाय के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 1632 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने उदारवादी विचारों के द्वारा अपनी एक अलग भूमिका बनाई। अब हम लॉक के राज्य की विशेषताओं पर ध्यान देंगे। तो लॉक ने सामाजिक समझौते के आधार पर जिस राज्य की स्थापना की है और उसके अपने ग्रंथों में राज्य पर जो विचार व्यक्त किया गया है उसकी विशेषताओं को हम निम्न रूपों में देखेंगे। सबसे पहले, राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है, यह उन्होंने बताया है। लॉक की विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति को साध्य और राज्य को मात्र एक साधन की स्थिति प्रदान की गई है। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। लॉक के अनुसार शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण है। आदर्शवादी विचारकों के समान लॉक राज्य के किसी प्रकार की रहस्यात्मक श्रेष्ठता प्रदान नहीं करता। वह तो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का एक साधन मात्र होता है। राज्य का महत्व उसी सीमा तक है जिस सीमा तक उस लक्ष्य की प्राप्ति करता है। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि राज्य का आधार है जन सहमति। लॉक की राज्य संबंधी विचारधारा का प्रथम और अंतिम स्वर जन सहमति होता है। लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत में अपनाया है, जिसका मूल विचार यह है कि राज्य की स्थापना जन सहमति के आधार पर हुई है। इसके अतिरिक्त लॉक का राज्य वर्तमान परिस्थितियों में जन सहमति पर ही टिका हुआ है। लॉक के अनुसार जनता राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए करती है कि राज्य की सत्ता जन सहमति पर आधारित है और राज्य की आज्ञाओं का पालन करना जनता के हित में है। किंतु यदि शासक वर्ग केवल अपने स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए मनमाना शासन करने की प्रवृत्ति को अपनाए तो ऐसी परिस्थिति में जनता शासन की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। लॉक के आदर्श राज्य की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि सीमित सत्ता वाला राज्य। लॉक ने राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसे सीमित शक्तियां ही प्राप्त है, निरपेक्ष या असीमित सत्ता नहीं। स्वयं लॉक के शब्दों में राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यासधारी शक्तियां ही प्राप्त हैं, अर्थात उसकी शक्ति लोक कल्याण के लक्ष्य की सिद्धि के लिए होती है। जिस साधन के आधार पर सरकार के द्वारा उसकी शक्तियां और अधिकार प्राप्त किए गए हैं उसे संविदा कहकर नहीं पुकारता, बल्कि उसे ट्रस्ट कहता है। ट्रस्ट में यह भाव निहित है कि सरकार की शक्तियां सीमित हैं और यदि सरकार ट्रस्ट की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को यह अधिकार है कि वह सरकार को भंग कर दे।
सरकार की शक्ति पर सबसे प्रमुख सीमा प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों का है, जिनके विरुद्ध राज्य के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। लॉक शासन की सीमित सत्ता पर अधिक बल देते हैं और उनकी रचना शासन पर दो निबंध में कहीं पर भी संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संभवतः लॉक के राजनीतिक चिंतन का सबसे प्रमुख लक्ष्य ही शासन की सत्ता को मर्यादित करना है। इसकी चौथी महत्वपूर्ण विशेषता संवैधानिक राज्य है। लॉक एक संवैधानिक राज्य का प्रतिपादक है, जिसके अंतर्गत विधि के शासन को अपनाया गया है, मनमाने शासन को नहीं। लॉक राज्य में विधि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है और शासक तथा शासित दोनों को समान रूप से उचित विधियों के पालन का निर्देश देता है। लॉक ने स्पष्ट किया है कि जहां कानून का अंत होता है, वहां अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि लॉक शासन के द्वारा स्वविवेकी और संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग को स्वीकार करता है, लेकिन उसका कथन है कि यह शक्तियां विधि के शासन की पूरक ही हैं, विकल्प नहीं। अतः शासक के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग अपवाद रूप में और विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। इसके लॉक के राज्य की पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता इसके निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादन है। कार्यों की दृष्टि से लॉक का राज्य एक निषेधात्मक राज्य है, सकारात्मक राज्य नहीं। लॉक ने राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा मात्र है, उसके चरित्र को सुधारना या नैतिक उत्थान करना नहीं। अपने लेटर ऑन टॉलरेशन में उसके द्वारा स्पष्टतया इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि राज्य व्यक्तियों के नैतिक विकास की क्षमता नहीं रखता और न ही उसके द्वारा ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। संक्षेप में, लॉक का राज्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए निमित्त, सीमित और संवैधानिक सत्ता वाला तथा जनसहमति पर आधारित राज्य होता है। अब हमने लॉक के राज्य की विशेषताओं को देखा। अब उसके बाद हम सरकार के कार्य और इसकी सीमाओं को देखेंगे। लॉक के सामाजिक समझौते की एक विशेष बात यह है कि जिस यंत्र द्वारा सरकार अपनी शक्ति और अधिकार को प्राप्त करती है, उसे लॉक संविदा कहकर नहीं पुकारता, वरन उसे ट्रस्ट या धरोहर कहता है। समाज तथा सरकार के पारस्परिक संबंध को सूचित करने के लिए लॉक ने संविदा के स्थान पर ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया। इसलिए किया है कि वह सरकार को समाज के अधीन और इस बात पर जोर देना चाहता था कि सरकार जनहित के लिए स्थापित है और ट्रस्ट की अवहेलना करने पर उसे हटाया जा सकता है। इस प्रसंग में संविदा शब्द के प्रयोग का अर्थ यह होता है कि सरकार और जनता में समानता का संबंध है और यह बात उसे मान्य न थी। ट्रस्ट की स्थापना समाज के द्वारा अपने हित के लिए की गई है, अतः सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ट्रस्ट के अनुसार कार्य करे। यदि सरकार ट्रस्ट की मर्यादाओं का उल्लंघन करती है, तो समाज को अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार को भंग कर दे। जहां तक सरकार के कार्यों और ट्रस्ट द्वारा सरकार पर लगाई गई सीमाओं का संबंध है, इस संबंध में लॉक का कथन है कि मनुष्यों के राज्य में संगठित होने तथा अपने आप को सरकार के अधीन रखने का महान एवं मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। यहाँ पर लॉक के द्वारा संपत्ति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है और उसकी संपत्ति की धारणा के अंतर्गत संपत्ति के अतिरिक्त जीवन तथा स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए
सरकार को 3 कार्य करने होते हैं। उसका प्रथम कार्य मानव जीवन को व्यवस्थित रखने और समस्त विवादों का निर्णय करने के लिए उचित कानून, उचित अनुचित, न्याय अन्याय का मापदंड निर्धारित करना है, अर्थात प्राकृतिक कानून की सर्वमान्य व्याख्याएं प्रस्तुत करना है। यह कार्य सरकार के व्यवस्थापक अंग का है। सरकार का दूसरा कार्य एक निष्पक्ष शक्ति की स्थापना करना होता है, जो कि स्थापित कानूनों के अनुसार व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों पर निर्णय दे सके। इसे हम सरकार का न्यायिक कार्य कह सकते हैं। सरकार का तीसरा कार्य है कि दूसरे समाजों तथा दूसरे नागरिकों से समाज तथा उसके नागरिकों के हितों की रक्षा करना, युद्ध की घोषणा, शांति स्थापित करना, दूसरे राज्यों से संधि करना व न्यायपालिका के निर्णयों को क्रियान्वित कराना इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हें सरकार के कार्यपालिका कहा जा सकता है। लॉक का कथन है कि इन 3 कार्यों के संपादन के लिए पृथक पृथक गुणों तथा शक्तियों की आवश्यकता होती है। इसलिए इन शक्तियों तथा कार्यों में पृथक्करण होना चाहिए। जो लोग कानून बनाते हैं उन्हीं को उनकी व्याख्या के अधिकार दे देना बुद्धिहीनता मानी जाती है। इसलिए न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को एक दूसरे से पृथक रखा जाना चाहिए। यद्यपि न्यायिक तथा कार्यपालिका कार्यों में स्पष्ट भेद है तथा लॉक ये दोनों को एक दूसरे से पृथक ही रखा जाना आवश्यक बताते हैं। यद्यपि न्यायिक तथा कार्यपालिका कार्यों में स्पष्ट भेद होने के कारण एक अलग अंग के रूप में सौंपने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये दोनों अंग समाज की सशक्त शक्ति के आधार पर ही अपना कार्य कर सकते हैं। हार्मन इस संबंध में लिखते हैं कि लॉक के युग में न्याय के कार्य की भी कार्यपालिका के अधीन माना जाता था। अतः लॉक इसके लिए पृथक न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं बताता। निस्संदेह वह पृथक तथा निष्पक्ष न्याय व्यवस्था का समर्थन करता है, परंतु न्यायपालिका के पृथक्करण तथा स्वतंत्रता के सिद्धांत को नहीं मानता। इस प्रकार लॉक शक्ति विभाजन की प्रस्थापना करता है, परंतु उसने इस सिद्धांत की रचना उतनी सुनिश्चित रूप से नहीं की जितना कि मॉन्टेस्क्यू ने किया है। इस प्रकार से हमने देखा लॉक के थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट में हमने पाया कि उसने किस प्रकार एक आदर्श राज्य की विशेषताओं की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को साध्य और राज्य को उसका एक साधन मात्र बताया है, और साथ ही साथ उन्होंने सरकार के कार्यों और उनकी सीमाओं का भी उल्लेख किया है, और जिस प्रकार से उन्होंने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका इन तीनों के अधिकारों को पृथक करके उनका अलग अलग से सीमाएं बताई हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि लॉक उदारवाद के साथ साथ एक प्रजातांत्रिक सरकार के गठन पर भी उनका विशेष ध्यान था, और उन्होंने शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के द्वारा सरकार के कार्यों और उसकी सीमाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया है। वर्तमान समय में जब हम देखते हैं कि हमारे देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका परस्पर अपने अपने कार्यों को संचालित करने के लिए, अपने अपने कार्यों को करने के लिए बाध्य होती है, और वो किसी दूसरे अंग पर हस्तक्षेप नहीं करती, तो यह सिद्धांत का प्रारंभ हम देख सकते हैं कि लॉक के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से ही आया है। आगे चलकर इसे मॉन्टेस्क्यू ने और भी ज़्यादा परिष्कृत करने का प्रयास भी किया। तो कुल मिलाकर हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि लॉक का थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे बहुत ही सहजता से अपनी भाषा में लिखने का प्रयत्न करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। हम अगली कक्षा में फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।